हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक साइंस का सेकंड चैप्टर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका पार्ट 5 एक्सप्लेन कराने जा रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ का कारण बनते हैं, सिर्फ ह्यूमन या प्लांट्स में ही नहीं बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स में भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एंथ्रैक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। जो एंथ्रैक्स है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी है, ठीक है, जो कि ह्यूमन में भी होती है और कैटल्स में भी होती है। कैटल वगैरह जो होते हैं वो होते हैं गाय या बैल, उनके लिए हम कैटल वर्ड यूज़ करते हैं। सो ये किसके थ्रू होती है? ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है। फुट एंड माउथ डिसीज, फुट और माउथ डिसीज़ भी होता है कैटल्स में, जो कि उसका कारण भी क्या है? उसका वो कारण वायरस है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। अब प्लांट्स में कौन कौन से डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पढ़ते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल, अदर्स। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कारण बनते हैं किस चीज़ का? बीमारियों का कारण बनते हैं प्लांट्स में, वीट में, राइस में, पोटैटो में, शुगर कैन, इन सब चीज़ों में, ठीक है। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। जो ये डिजीज़ होते हैं वो क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं यील्ड ऑफ द क्रॉप्स को, मतलब उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, कम कर देते हैं। सी टेबल 2.2। अब हम टेबल 2.2 पढ़ेंगे किस चीज़ के लिए? फॉर सम सच प्लांट्स डिसीज़ के लिए। हम इस टेबल 2.2 में क्या पढ़ेंगे? कुछ प्लांट के डिजीज़ के बारे में। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय, और इन्हें कंट्रोल किया जाता है यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। और इनको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं किसके थ्रू? केमिकल्स के थ्रू, एंड किल कर सकते हैं इन माइक्रोब्स को, ओके, केमिकल्स के थ्रू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेबल 2.2 जिसमें हम प्लांट के डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हैं। अब प्लांट डिजीज़ में जैसे यहाँ पे आ रहा है सिट्रस कैंकर। ये सिट्रस और कैंकर जो होता है ये किसके थ्रू होते हैं? बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एयर। उसके बाद है रस्ट ऑफ वीट। रस्ट ऑफ वीट जो है वो किसके थ्रू होता है? फंगी के थ्रू होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर सीड्स। येलो वाइन मॉसिक ऑफ भिंडी, जिसे हम ओकरा भी कहते हैं, ये वायरस के थ्रू होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इंसेक्ट। आगे हम पढ़ते हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में। सो फूड पॉइजनिंग हमें क्या कह रहा है? Bujo was invited by his friend to the party and he ate a variety of food stuff. Bujo था वो अपनी फ्रेंड की किसी पार्टी में जाता है एंड वैरायटी ऑफ फूड स्टफ को वो ईट कर लेता है। ऑन रीचिंग होम, जैसे वो घर पे पहुंचता है, स्टार्टेड वॉमिटिंग, उसे वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल, और उसको फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। सो डॉक्टर जो है वो उसको ये बताते हैं कि आपकी ये कंडीशन फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। सो पहेली यहाँ पे बोलती है, पहेली वंडर हाउ फूड कैन बी बिकम पॉइजन। वो कह रही है कि किस तरीके से फूड जो है वो क्या बन जाता है? पॉइजन बन जाता है, डैट मीन्स जहरीला हो जाता है। सो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो यहाँ पे फूड पॉइजनिंग है वो किसके थ्रू हो सकती है? कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो सकती है जो क्या कर देते हैं? ख़राब कर देते हैं फूड को। एंड आगे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड सम टाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ग्रो करते हैं हमारे फूड में समटाइम्स, कभी कभी, सो वो प्रोड्यूस करने लग जाते हैं उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस, कुछ जहरीले पदार्थ को क्या करते हैं वो उसमें प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस मेक फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और इस वजह से हमारा फूड जो है वो क्या हो जाता है? पॉइजन वाला हो जाता है एंड जिसके वजह से हमें सीरियस इलनेस हो जाती है एंड इवन डेथ तक हो सकती है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट वी प्रिजर्व द फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। सो इस
सब चीज़ों के लिए हमें क्या ज़रूरी है, हमें ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि हमें जो भी हम फूड खाते हैं उसे हम प्रिजर्व करके रखें, सही सलामत रखें, ठीक है, ताकि वो स्पॉइल्ड ना हो। सो अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो इस प्रिजर्वेशन के ऊपर ही है कि हम किस तरीके से अपने फूड्स आइटम्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सो 2.5 जो है वो किसके बारे में है, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में है। सो इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स की। सो हमने फर्स्ट चैप्टर में इस चीज़ के बारे में पढ़ा, अलग अलग मेथड के बारे में कि हम किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं अपने फूड ग्रेन्स को। सो हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, हम किस तरीके से कुक फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं अपने घर में। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय द फंगी। आपको ये पता ही है कि जो ब्रेड होता है वो मॉइस्चर में आते ही वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। सो वो भी किसके थ्रू होता है, फंगस के थ्रू होता है। सो आगे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल कर देता है आवर फूड को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ख़राब कर देते हैं हमारे फूड को। स्पॉइल फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। जो स्पॉइल फूड होता है वो क्या हो जाते हैं, वो हमें किसके थ्रू पता चलते हैं, जैसे ही हमें गंदी सी स्मेल आने लगती है या फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है या फिर उसका कलर चेंज हो जाता है, तो इससे हम कह सकते हैं कि वो फूड जो है वो क्या हो गया है, ख़राब हो गया, स्पॉइल हो गया है। इन स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, क्या जो फूड है वो स्पॉइल हो रहा है। सो ये क्या एक केमिकल रिएक्शन है। सो पहली बॉट सम मैंगो, उसने क्या किया, सम मैंगोज को बॉट किया, मतलब खरीदा, बट शी कुडंट ईट दैम फॉर फ्यू डेज, उसने क्या किया, कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक उसे नहीं खाया। लेटर शी फाउंड डैट दे आर स्पॉइल्ड, उसने बाद में देखा कि वो क्या हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। एंड रोटन, और पिला गए हैं, थोड़े सड़ गए हैं। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल्स हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट उसे ये पता है कि जो मैंगो का पिकल होता है यानी कि अचार होता है, वो उसकी जो ग्रैंड मदर बनाती है वो तो कभी ख़राब ही नहीं होते, वो भी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। शी इज़ कन्फ्यूज, तो वो अभी क्या है, थोड़ी कन्फ्यूज्ड है कि ऐसा क्यों हुआ। सो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में आगे कि क्या बोल रहा है। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड, चलो हम स्टडी करते हैं कुछ कॉमन मेथड के बारे में जो प्रिजर्व करते हैं फूड को इन आवर होम, कि हम किस तरीके से अपने होम में प्रिजर्व कर सकते हैं फूड्स को। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हम किस तरीके से उसको सेव कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से। सबसे पहले हम केमिकल मेथड के बारे में बात करते हैं, जिसमें सॉल्ट और एडिबल ऑयल के बारे में बात हो रही है। सॉल्ट जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है एंड एडिबल ऑयल में हम मस्टर्ड ऑयल कह सकते हैं, आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इनको जनरली यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए ग्रोथ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। सो देयरफॉर दे आर ऑल प्रिजर्वेटिव, और जो भी यूज़ किए जाते हैं प्रिजर्वेशन के लिए उन्हें क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। We add salt acid preservative to pickles to prevent the attack of the microbes। हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट को या फिर एसिड प्रिजर्वेटिव को यूज़ करके जो पिकल्स है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं माइक्रोब्स के अटैक से। सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव। सो जो बेंजोनेट है और सोडियम मेटाबाइस वो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं इस केमिकल मेथड में। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम, इन्हें जैम बनाने में या स्क्वैश बनाने में भी यूज़ किया जाए। सो आगे हम पढ़ते हैं, आगे प्रिजर्वेटिव आ रहा है कॉमन सॉल्ट के लिए, जो हमारे घर में कॉमन सॉल्ट होता है नॉर्मली यूज़ करते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। सो कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। सो कॉमन सॉल्ट को यूज़ किया जाता है मीट को और फिशेस को लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद अ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। सो मीट को और फिश को कवर कर दिया जाता है सूखे नमक से, और क्या चेक करने के लिए, ताकि बैक्टीरिया जो है उसका ग्रोथ हम चेक कर सकें। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगो एंड टैमरिंड। सो हम सॉल्ट को यूज़ करते हैं आंवला को प्रिजर्व करने के लिए, रॉ मैंगोज को और टर्मिंट को। आगे है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेज आर प्रिजर्व बाय शुगर। इन सबको किसके थ्रू किया जाता है, शुगर के थ्रू किया जाता है। शुगर क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है द मॉइस्चर कंटेंट को विद द
इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया विच इज स्पॉइल्ड फूड। सो क्या करता है ये शुगर, ये रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर को, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है नमी वगैरह को रिड्यूस कर देता है, और जिस वजह से जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की वो रुक जाती है और फूड जो है वो एक्सपॉइल होने से बच जाता है। अब हम पढ़ने वाले प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो ये ऑयल और विनेगर जो है वो किस तरीके से प्रिजर्व करता है, इसे पढ़ते हैं। यूज़ ऑफ ऑयल विनेगर प्रिवेंट करता है स्पॉइलेज को पिकल्स बिकॉज द बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। सो जो ऑयल होता है वो प्रिजर्व करता है, ठीक है, ऑयल हो गया या विनेगर हो गया, वो प्रिजर्व करता है पिकल्स को, अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए। एंड बैक्टीरिया इस एनवायरनमेंट में क्या नहीं कर सकते, लीव नहीं कर सकते हैं। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। यानी कि वेजिटेबल्स को, फ्रूट को, फिश को और मीट को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, बचाया जाता है इस मेथड के थ्रू। आगे हम पढ़ने वाले हैं हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर। अभी हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर किस तरीके से प्रिजर्व करता है देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर और यूज्ड। आपने देखा होगा आपकी जो मदर होती है वो जो मिल्क होता है उसे क्या करती हैं, यूज़ करने से पहले उसे बॉईल करती हैं। सो बॉयल जो है वो एक्चुअल में करता क्या है, तो बॉइलिंग किल कर देता है मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। यानी कि जो बॉइलिंग है वो क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सो आगे है सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। और आपने ये भी देखा होगा हम नॉर्मली अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए रेफ्रिजरेटर में भी उसको रख देते हैं। वो भी लो टेम्परेचर इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। सो जो लो टेम्परेचर होता है वो इनहेबिट्स कर देता है, रोक देता है क्या, ग्रोथ को, किसके, माइक्रोब्स के। सो आगे भूजो बोल रहा है व्हाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल्ड। मिल्क आता है हमारे घरों में वो क्यों नहीं स्पॉइल्ड होता है जो पैक्ड होता है। सो माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पॉस्चराइज्ड। जो मिल्क होता है हमारे घरों में आता है पैकेट में वो क्या होता है, पॉस्चराइज्ड होता है। व्हाट इज पॉस्चराइजेशन। सो पढ़ते हैं इस पॉस्चराइजेशन के बारे में कि क्या बोल रहा है ये। पॉस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। पॉस्चराइज्ड जो मिल्क होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, विदाउट बॉइलिंग भी कंज्यूम कर सकते हैं। इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। और ये क्या होते हैं, ये फ्री होते हैं माइक्रोब्स से जो हार्मफुल होता है हमारे लिए। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। जो मिल्क होता है उसे हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे, वो भी कितने टाइम के लिए, 15 to 30 सेकेंड के लिए। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। और उसको अचानक से क्या किया जाता है, चिल्ड कर दिया जाता है और उसको स्टोर करके रख दिया जाता है। बाय डूइंग सो, ऐसा करके क्या होता है, इट प्रिवेंट्स करता है द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ये क्या करता है, ग्रोथ को रोक देता है माइक्रोब्स के। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पॉस्चर। और ये जो डिस्कवरी है पॉस्चराइजेशन की, उसे किसने डिस्कवर किया है, लुईस पॉस्चर ने। इट इज़ इसीलिए उनके नाम पे ही इस प्रोसेस का नाम रखा गया है। सो इसे क्या कहते हैं, पॉस्चराइजेशन। आगे है स्टोरेज एंड पैकिंग। अभी स्टोरेज और पैकिंग हमें क्या बोल रहा है, दिस डे ड्राई फ्रूट एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन अ सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ द माइक्रोब्स। आजकल जो भी फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स जो हैं वो सील्ड और टाइट पैकेट्स में आते हैं, जिस वजह से जो माइक्रोब्स है उससे प्रिवेंट किया जा सकता है हमारे इन फूड्स आइटम्स को। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। सो हम पढ़ते हैं 2.6 नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। अब ये क्या होता है पढ़ते हैं इसके बारे में। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7। आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में सुना ही होगा, पढ़ा होगा 6 और 7 क्लास में। इट इज़ द इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स पल्सेस। सो आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा, ये किस तरीके से हेल्प करता है, ये फिक्सेशन में हेल्प करता है नाइट्रोजन की। एंड किस में करता है, ये किस में होता है इन्वॉल्व, लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है। सो रिकॉल दैट, आप ये याद कीजिए, राइजोबियम जो है वो लीव करता है कहाँ पे, रूट ऑफ द नोडल्स में ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। अच्छा वेट, मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताना भूल गई थी। जो ये लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ये एक्चुअल में फलीदार पौधे होते हैं, जैसे कि मटर हो गए या बीन्स वगैरह हो गए। ठीक है, सो आगे हम पढ़ते हैं सच एज द बीन्स एंड पी। और यहाँ पे लिखा भी है बीन्स और पी जो होते हैं ये उन प्लांट्स में होते हैं। सो विद विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और उनके बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है।
मतलब थोड़े ही रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। सम टाइम नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ द लाइटनिंग, कभी कभी जो नाइट्रोजन होता है वो फिक्स हो जाता है लाइटनिंग के एक्शन के थ्रू, जब मतलब बिजली कड़कती है उसके थ्रू भी हो जाता है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन कांस्टेंट, मगर क्या आपको पता है कि जो एटमोसफेयर होता है उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। बेशक इन्हें यूज़ किया जाए प्लांट के थ्रू, बट फिर भी ये क्या रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। सो व्हाई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। सो यू मे वंडर, आपको ये जान के थोड़ी हैरानी होगी कि कैसे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। सो अब इसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन हमें क्या बता रहा है इसके बारे में। सो स्टार्ट करते हैं हम। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल क्या बोल रहा है, आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78 नाइट्रोजन गैस, 78% नाइट्रोजन गैस। हमारी जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे 78% होती है नाइट्रोजन गैस, यानी कि इतने ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। सो जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही असेंशियल पार्ट होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, संगठक भी जैसे कहते हैं, क्योंकि ये सब में ही इन्वॉल्व होता है, जस्ट लाइक अ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स में। सो द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो जो नाइट्रोजन होता है हम उसको डायरेक्टली प्लांट्स या फिर एनिमल्स नहीं ले सकते हैं। सो वो कैसे लेते हैं। सो certain bacteria and blue green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into the compounds of nitrogen। so कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगाई ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन सॉइल में, ठीक है, एंड वो फिक्सेशन का काम करते हैं नाइट्रोजन का फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से। जो भी एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन गैस होता है उसे फिक्स करने का काम करते हैं एंड कन्वर्ट करते हैं उनको कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में। किस में कन्वर्ट करते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में। वंस नाइट्रोजन, एक बार जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड्स में, जैसे इन यूजेबल कंपाउंड्स में वो कन्वर्ट हो जाता है, इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट्स। तो इससे क्या किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है, यानी कि यूज़ किया जा सकता है प्लांट के थ्रू। और वो भी कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल से, थ्रू देयर रूट सिस्टम। और वो कैसे यूज़ किया जाता है, रूट के सिस्टम थ्रू। जो प्लांट है वो उस नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकती है। सो नाइट्रोजन इज़ देन यूज फॉर द सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। जो नाइट्रोजन होता है वो यूज़ किया जाता है प्लांट के प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, यानी कि बनाने के लिए, एंड अदर कंपाउंड्स को बनाने के लिए। एनिमल्स फीड करते हैं ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन। एनिमल्स क्या करते हैं, खाने का काम मतलब जब भी खाते हैं इन प्लांट्स वगैरह को, सो वो प्रोटीन जो है वो उनके अंदर चला जाता है एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और वो अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स को भी क्या करते हैं, ईट करते हैं। सो व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल। सो जब भी प्लांट और एनिमल क्या हो जाते हैं, डाई कर जाते हैं, तो यही बैक्टीरिया और फंगी इनटू द नाइट्रोजस कंपाउंड्स में, ठीक है। सो ये क्या हो जाता है, नाइट्रोजन गैसेस से जो ये वेस्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में और टू बी यूज बाय प्लांट अगेन। और फिर यही प्रोसीजर बार बार चलता रहता है और इसी चीज़ को जो प्लांट्स होते हैं वो दोबारा यूज़ करते हैं। सो सर्टेन अदर बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं सम पार्ट ऑफ देम टू द नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर्टेन अदर बैक्टीरिया जो होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं कुछ पार्ट को ऑफ द दैम उनमें से टू द नाइट्रोजन गैसेस में, विच गोज बैक, और वो वापस चला जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। सो एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो इसी वजह से जो परसेंटेज होता है नाइट्रोजन का इन द एटमॉस्फेयर में रिमेन रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है और ना तो कम होता है और ना ही ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे हम इस नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल जो है ये क्या कहता है। सो देखिए, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है
जो क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू। आगे है बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड, एंड बैक्टीरिया जो होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स में से। सो आगे है कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब जो कंपाउंड होता है वो कहाँ चला जाता है, नाइट्रोजन का जो कंपाउंड होता है वो सॉइल में चला जाता है। एंड जब ये सॉइल में चला जाता है तो ये अपटेक किया जाता है प्लांट्स के थ्रू। ठीक है, यानी कि ले लिया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, एंड वो क्या करते हैं फिर प्रोटीन वगैरह बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। प्लांट्स को एनिमल्स ईट करते हैं, तो क्या होता है, जितना भी नाइट्रोजन था या फिर प्रोटीन्स वगैरह थे वो किस में चले गए, एनिमल्स में चले गए। अब क्या होगा कि जो एनिमल्स होंगे, जैसे आप इसमें देखिए क्या लिखा है, नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। तो जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो किस तरीके से निकल जाता है, या तो एक्सक्रीशन के थ्रू, यानी कि जो भी वो वेस्ट अपना शरीर से निकालते हैं, या फिर डेथ के थ्रू वो कहाँ चला जाता है, वापस सॉइल में चला जाता है। सो यहाँ पे ये एरो आपको क्या दिखा रहा है कि जो नाइट्रोजन होता है वो वापस कहाँ आ जाता है, सॉइल में आ जाता है। एंड कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इन सॉइल, और वापस वो क्या हो जाता है, कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जो सॉइल में होता है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो टर्न करते हैं इन्हीं कंपाउंड्स को ऑफ द नाइट्रोजन इनटू द गैसेस नाइट्रोजन में। सो इन जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है इन्हें क्या कर दिया जाता है, वापस गैसेस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर ये वापस कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और रह रही है, ये वाली लाइटनिंग। अब ये लाइटनिंग का क्या रोल होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे, जैसे कि हमने पढ़ा, 78% नाइट्रोजन गैस होती है एंड रिमेनिंग अदर गैसेस होती हैं। तो जब स्काई में लाइटनिंग होती है, यानी कि बिजली कड़कती है, तो उस लाइटनिंग से इतनी हीट प्रोड्यूस होती है जिससे नाइट्रोजन गैस जो होती है वो अदर गैसेस के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को बनाती है, एंड यही नाइट्रोजन के कंपाउंड्स एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली सॉइल में क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं वो दो तरीके से बन सकते हैं, पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू और दूसरा लाइटनिंग के थ्रू। ओके, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी किसका यूज़ होता है, बैक्टीरिया का यूज़ होता है। ओके, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गाई। आज के इस वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।